पुस्तक का नाम हमारे महान उत्तराधिकारी, लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। ऑडियो 11। सिलाई और कटाई का काम भी बालक सुगमता से कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चों को सुई का पकड़ना, धागा पिरोना और सुई का इस्तेमाल करना अच्छी तरह बता दें। धागे रंग बिरंगे दें। धागों से बालक तरह तरह के बेल बूटे बनाएंगे। शुरू में बड़ी चीज सीने के लिए न दें। सैर का बालकों को बड़ा शौक होता है। सुबह शाम उन्हें सैर के लिए ले जाएं। कभी बाग में, कभी खेत में, कभी स्टेशन पर, कभी बाजार में। चलने में जल्दी न करें। बालक जहाँ ठहरना चाहे उसे ठहरने दें। उसके सवालों का शांति से जवाब दें। उन्हें डराएं धमकाएं नहीं। छुट्टी के दिन उन्हें शहर के चिड़ियाघर भी ले जाएं, कभी अजायब घर भी, कभी चित्रगृह दिखाएं और कभी प्रदर्शनी। जंगल, पहाड़ और नदी की भी सैर कराएं। कभी मिलों, कारखानों, प्रयोगशालाओं, राष्ट्रीय मेलों और जलसों में ले जाएं। कभी अपने मित्र के घर भी ले जाएं। रास्ते में बालक जो भी सवाल पूछे उनका प्रेम से जवाब दें। उनकी जिज्ञासा वृत्ति को संतुष्ट करें। आंख मिचौली का खेल बड़ा ही मनोरंजक है। सैर में बालकों ने जो कुछ देखा उसके बारे में पूछिए। जो सबसे अधिक चीजों के नाम बताए वह आंख वाला हुआ और जो कुछ भी न बता सके वह आंख बंद करके चलने वाला हुआ। कभी कभी सोचकर बताने के लिए 10-5 मिनट का समय भी दे दें, लेकिन भूल कर भी हार जीत की बात बालकों के दिमाग में न आने दें। जो कुछ भी न बता सके उसे जरा भी शर्मिंदा न करें और न उसकी आलोचना ही करें। अपने हाव भाव से भी यह जाहिर ना करें कि आप उससे ना खुश हैं। शब्द रचना भी बालकों के लिए अच्छा काम है। एक बालक एक शब्द बोले, दूसरा उसके आखिरी अक्षर से आरंभ होने वाला शब्द बताए। 1-2 बार बालकों को यह खेल अच्छी तरह समझा दें और फिर देखें वे इनमें कितने मग्न हो जाते हैं। शब्द इस प्रकार चलेंगे: रमेश, शंकर, राम, गोपाल, लालच, चावल, लड़की, इलायची आदि। बस शब्दों की झड़ी लग जाएगी। इस तरह बालकों को कितने ही शब्द याद हो जाएंगे। कुछ बड़े लड़के अंताक्षरी का खेल खेल सकते हैं। इससे बालकों को कितने ही दोहे और पद याद हो जाते हैं। बालकों के लिए कुछ सुंदर छोटी छोटी शब्द पोथियां बना दें। एक पोथी में 30-40 शब्द काफी होंगे। एक सफ़े पर एक ही शब्द हो जो मोटी कलम से बड़ा सुंदर लिखा हो। ये शब्द ऐसे हों जो बालकों के जीवन और उनकी आसपास की दुनिया से संबंध रखने वाले हों। इसके अलावा अन्य विषयों और विज्ञानों के शब्द भी होने चाहिए। नए नए शब्दों के लिए बालक बड़े बेचैन रहते हैं। शब्द बालक को बड़ी जल्दी याद हो जाते हैं। धीरे धीरे बालक अपनी शब्द पोथियां खुद बनाएंगे। शब्दों के अर्थ बताने की कोशिश और जल्दी ना करें। बालक पूछे तो जरूर बताएं। शब्द पोथियों की तरह वाक्य पोथी भी बना दें। ऐसे वाक्य बनाएं जिसमें एक शब्द बार बार आए, जैसे गाय घास खाती है, गाय दूध देती है, गाय सफेद है आदि। ऐसे वाक्य बालक बड़े चाव से पढ़ते हैं। पढ़ो और करो पोथी तो ऊपर वाली दोनों पोथियों से भी मजेदार और दिलचस्प है। उस पोथी में इस ढंग के वाक्य होने चाहिए: 4 कदम चलो, 20 कदम गिनती गिनो, लंगड़ा कर चलो, मुर्गे की तरह बोलो, आंख बंद करके चलो, अपनी कलम लाओ आदि। बड़े बालकों के लिए सुंदर और सचित्र पुस्तकें तथा पत्र पत्रिकाएं घर में रखें। पुस्तकें मनोवैज्ञानिक ढंग से लिखी हों, छपाई लिखाई सुंदर और आकर्षक हो। पढ़ने में बालकों को बड़ा आनंद आता है। वे एक पुस्तक को बार बार पढ़ते हैं। पुस्तकें बहुत बड़ी न हो, भाषा सरल हो। पुस्तकों के अलावा एल्बमों और नक्शों की व्यवस्था भी हो सके तो अच्छा है। जो खर्च कर सकते हों उन्हें अवश्य खर्च करना चाहिए। नक्शे दीवार पर इस ढंग से टंगे हों कि बालकों को उन्हें देखने में जरा भी कठिनाई ना हो। दुनिया का नक्शा भी होना चाहिए। 1-2 छोटे ग्लोब भी हों। भूगोल सीखने में बालक को इनसे बड़ी सहायता मिलती है। कभी हलवाई की दुकान लगा दें और उसमें लड्डू, पेड़ा आदि सजा दें। हर एक की कीमत लिखकर लगा दें और बच्चों को कह दें
देखो हमने हलवाई की दुकान लगाई है, सब सामान रखा है, सब पर कीमत लगी है, जिसको जो चीज़ चाहिए उसकी कीमत पास रखे संदूक में डाल दो और मिठाई ले लो। वहाँ कोई आदमी नहीं है, मिठाई लेते जाना और दाम डालते जाना। जब बालक खेल रहे हों तो आप दूर बैठे चुपचाप देखते रहें कि बच्चों ने दाम डाले या नहीं। किसी ने न भी डाले हों तो कुछ न कहें, सिर्फ नाम नोट कर लें। बच्चों को यह पता हरगिज न लगने दें कि आप उन्हें देख रहे हैं। आखिर में सामान और दाम संभालें। यदि ठीक हो तो कोई बात नहीं, यदि किसी ने कोई गड़बड़ की हो तो प्रेम से समझा दें कि माल के दाम ज़रूर देने चाहिए। इस प्रकार किताबों, फलों आदि के खेल खिलाए जा सकते हैं। इन खेलों से बच्चों को दाम देकर माल लेने, चोरी न करने, किसी का माल आंख बचाकर न उठाने की आदत पड़ जाएगी। शब्दों और पहाड़ों के खेल खिलाएं। खुद बना लें या बने बनाए मंगा लें। सांप और सीढ़ी तथा अन्य किंडरगार्टन के खेल बालक घंटों खेलते रहते हैं। गिनती, अक्षर आदि खिलाने के ताश घर पर बना लें या बने बनाए खरीद लें। आजकल बालोपयोगी कितने ही बौद्धिक खेल निकल आए हैं, उनका उपयोग किया जा सकता है। बाल उपहार में बालकों को ऐसी चीज़ दें जो उनको काम में लगा सकें, जैसे महापुरुषों के चित्र, जानवरों के चित्र, पक्षियों के चित्र, फूलों और वृक्षों के चित्र, जंगलों और पहाड़ों के मनोहर चित्र, मिट्टी, टीन या लकड़ी की बनी हुई चीज़ें, मिकानो औजार की पेटी, तरबूज बाट, फुटा, रूल, गश्तस्तरी, शीशा आदि। चित्रों को देखकर बालक खुश होंगे। नए चित्र बनाने की उनमें इच्छा पैदा होगी। औजारों से तरह तरह के चित्र बनाएंगे। रात का कार्यक्रम बड़ा ही मनोरंजक और लाभदायक बन सकता है। रात को बालकों को घर का हाल, मोहल्लों का हाल, ग्राम का हाल सुनाएं। प्रतिदिन होने वाली घटनाओं और देश विदेश की बातों की चर्चा करें। पुस्तक और अखबार रोचक ढंग से सुनाएं। अपने और बच्चों को बचपन की बातें सुनाएं। हाव भाव के साथ कहानी कविता सुनाएं, लेकिन अंधविश्वासों, भूत प्रेतों, जादू टोना तथा इस प्रकार की अंट शंट कहानियां बालकों को हरगिज न सुनाएं। नीति और धर्म का उपदेश कभी न दें। जो कुछ भी हो स्वाभाविक हो। सुनी हुई कहानी सुनाने का आग्रह न करें। बालकों की इच्छा के विरुद्ध कुछ न सुनाएं। जब तक वे सुनना चाहें तभी तक सुनाएं। बालकों की कहानियाँ, कविताएं, दूसरी बातें भी धैर्य से सुनें। उनकी नुक्ताची हरगिज न करें। अगर बालक कुछ सुनाना न चाहे तो उन्हें मजबूर न करें। नाटक खेलना बालकों के लिए बड़ी आनंददायी प्रवृत्ति है। नाटकों से बालकों को स्वाभाविक प्रेम होता है। अभिनय एक कला है। इसके द्वारा बालक अपने आंतरिक भावों को प्रकट करते हैं। नकल उतारने में बालक कमाल करते हैं। बड़ों की नकल उतारते हैं, जानवरों की नकल उतारते हैं, चाल ढाल, हाव भाव, बोली आदि की हूबहू नकल उतारते हैं। हमारे पड़ोस में एक पंडित जी की लड़की है। उसकी आयु अभी केवल 1 वर्ष की है, परंतु वह भी नकल उतारने में कमाल करती है। गोद लेने वाले जितने लोग जिस प्रकार हंसते हैं, मुंह बनाते हैं, हाव भाव दिखाते हैं, बिल्कुल ठीक ठीक वह भी वैसा ही कर देती है। बच्चे सिपाही बनते हैं, डाकिया बनते हैं, मास्टर बनते हैं, नौकर बनते हैं, तोत निकाल कर सेठ जी बनते हैं, डॉक्टर, वकील और जज बनते हैं। शेर, चीता, घोड़ा, बैल, कुत्ता, बिल्ली आदि बनते हैं। मोटरें हाँकते हैं, रेल चलाते हैं, घोड़े पर सवार होते हैं, लगाम लगाकर घोड़ा दौड़ाते हैं। वर्ड्सवर्थ ने ठीक कहा है कि बालक के सब काम समाप्त न होने वाली नकलें हैं। बड़े होने पर बालक अपने पढ़े हुए या आपके बताए हुए नाटक खेलते हैं। यदि आप अच्छे नाटकों का चुनाव कर दें तो नाटक करने की उनकी यह प्रवृत्ति खूब सरल हो जाए। कितने ही परिवारों में बच्चों को नाटक खेलने से मना किया जाता है। यह ठीक नहीं है। बच्चे यदि नाटक खेलना चाहें तो उन्हें खेलने दें। हाँ, इतना अवश्य देखते रहें कि उनके नाटकों में गंवारूपन या गुंडापन न घुसने पाए। इसके अलावा नाटक की ऊपरी बातों पर जोर न दिया जाए। घर की चीज़ों से ही काम में ले लिया जाए। घर का आंगन रंगभूमि है,
घर के दरवाजे पर्दे हैं, पिताजी की छड़ी कभी सेठ जी की लकड़ी, कभी मास्टर साहिब का बेंत, कभी तलवार और कभी घोड़ा आदि अनेक रूप धारण कर सकती है। नाटक स्वाभाविक हो, रटाए बिल्कुल न जाए। नाटक की कथा बालक समझ ले इतना ही काफी है, फिर बालक जैसा चाहे उन्हें अपने आप करने दें। वैज्ञानिक खेलों में बालक बड़ा रस लेते हैं। सुविधा और अवस्था अनुसार उनकी व्यवस्था घर में की जा सकती है। वैज्ञानिक खेलों पर कुछ पुस्तकें निकली हैं। बाल मासिक पत्रों में भी उनकी चर्चा रहती है। माता पिता उनकी सहायता से वैज्ञानिक खेल बच्चों को खिलाएं। इस प्रकार बच्चों के लिए अनेक प्रवृत्तियां हैं। बालकों को मौका दिया जाए तो वे खुद भी अपने लिए अनगिनत खेल इजाद कर सकते हैं। तरह तरह की प्रवृत्तियां खोज निकालते हैं, लेकिन केवल प्रवृत्तियों के नाम जान लेने से आपका काम न चलेगा। बालक को काम देने से पहले आपको कुछ करना होगा। सबसे पहले प्रवृत्ति पैदा करने के लिए घर के किसी कमरे या कमरे के किसी कोने में या बरामदे में या कहीं भी अपनी सुविधा अनुसार कोई स्थान निश्चित कर लें। प्रवृत्ति के लिए साधन सामग्री जुटा दें, उसे कागज, पेंसिल, चाक, कैंची आदि। बालक को खूब अच्छी तरह समझा दें कि वह सब चीज़ों को कैसे साफ सुथरा और संभाल कर रखे, कैसे इस्तेमाल करे, कहाँ रखे और कैसे सजाए। व्यवस्था रखने के लिए कुछ 2-4 मोटे नियम बता दें और उनकी आवश्यकता बालक को अच्छी तरह समझा दें। उदाहरण के तौर पर कुछ पूछना हो तो अमुक समय पर पूछ, प्रवृत्ति करते समय शांत रहें, काम करने के बाद हाथ धोएं और अपनी चीज़ों को साफ करके यथास्थान जमा दें, इधर उधर नहीं पड़ी रहने दें। काम करते हुए बालक को रोके नहीं, वाह वाह और तारीफ भी न करें, चाहे तो दूर से चुपचाप देखते रहें। सच्ची प्रवृत्ति वही है जो बालकों को अपनी ओर खींचती है, प्रसन्न रखती है और एकाग्र करती है। बालक के बनाए चित्रों और खिलौनों आदि की निंदा न करें। बालक बालक ही है, वह आप जैसी चीजें नहीं बना सकता। प्रोत्साहन न दे सकें तो कम से कम उसे निराश और शर्मिंदा न करें। बालक की बनाई हुई चीजों का संग्रह रखें। किसी प्रवृत्ति को करते करते बालक थक जाए या माँ से कराने लगे तो समझना चाहिए कि उस प्रवृत्ति में बालक का जी उब गया है। ऐसा अवसर आने पर इस ढंग से बालक को उस प्रवृत्ति से हटा लें कि उसे जरा भी आघात न पहुंचे। बालक जो कुछ करे उसका गहराई से अवलोकन करते रहें, इससे बालक के रुचि का आपको पता लग जाएगा। बालक का विकास और कल्पना। बालकों की प्रवृत्तियों का उचित विकास होने में कल्पना का भी विशेष स्थान है। आरंभ में बालक किसी कार्य को नियमबद्ध रीति से कर सकने की योग्यता तो रखता नहीं और उसको कोई सिखाने वाला भी सदैव नहीं मिल सकता, इसलिए वह कल्पना शक्ति का सहारा लेता है। यदि सच पूछा जाए तो बालक का मानसिक तथा समस्त अन्य प्रकार की शक्तियों का आधार कल्पना शक्ति पर ही रहता है। कल्पना के आधार पर बालक देश, काल, पात्र सबका अतिक्रमण कर सकते हैं। इसी के द्वारा वह आत्मनिर्भर, विपत्ति का सामना करना, जीवन का आनंद लेना, अपरिचित से मिलना और अपनी योग्यता से अधिक काम कर दिखाना आदि कार्यों में सफल हो सकते हैं। बालकों के सब खेल कल्पना की उपज होते हैं। वे किसी भी विषय में झूठ मूठ विश्वास कर लेते हैं और उसी आधार पर खेल खेलकर प्रसन्नता प्राप्त कर लेते हैं। एक मामूली डंडे को घोड़ा बनाकर उस पर सवारी करना, किसी पेड़ की डाली पर बैठकर रेलगाड़ी चलाना, मिट्टी का भोजन बनाना, बिना चूल्हे जलाए रोटी सेकना, उसको दूसरे बच्चों को खिलाना आदि सभी खेल कल्पना या मिथ्या विश्वास पर आधारित होते हैं। इस प्रकार के मिथ्या विश्वास के द्वारा ही बालक की अनेक समस्याओं का हल हो जाता है। संसार में सम्मुख आने वाली बहुसंख्यक बाधाओं का काल्पनिक अर्थ लगाकर वह चिंता मुक्त रहकर जीवन का आनंद प्राप्त कर लेते हैं। वह समस्त विश्व को अपना ही समझता है और उसके लिए किसी प्रकार की दलील या प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती। इससे बालक को अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। वह सब प्रकार की परिस्थितियों का मुकाबला कर लेता है।
वास्तविक जीवन में उत्पन्न होने वाली जटिलताओं का वह इसी से निवारण कर लेता है। सामाजिक जीवन का श्री गणेश भी इसी आधार पर होता है और बालक अपने समवयस्क की संभव असंभव प्रत्येक बात पर विश्वास करके उसके साथ घुल मिल जाता है। इसी के आधार पर वह धैर्य, आत्मसंयम, आत्मरक्षा, परोपकार, कृतज्ञता और अन्य प्रकार के सभ्य व्यवहार सीखता है। उस समय यद्यपि ये सब काल्पनिक खेलों के रूप में होते हैं, पर अप्रत्यक्ष रूप से बालक के स्वभाव के अंग बनते चले जाते हैं। इस प्रकार उसके स्वभाव में जो परिवर्तन होता है वह शिक्षकों की किसी भी शिक्षा द्वारा नहीं हो सकता। इस अवसर पर बड़े लोगों का कर्तव्य यही है कि बालक जो कुछ काल्पनिक जगत से सीखता है उसे चातुरता पूर्वक उसे स्वाभाविक जगत में भी अनुभव कराते रहें। यदि वह वास्तविक जगत में काल्पनिक जगत की बातों से विपरीत परिस्थिति देखेगा तो उसका विकास बिल्कुल उल्टा जाएगा और वह अंधविश्वासी, झूठा और दुर्गुणी बनने लगेगा। जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है यह कल्पना प्रक्रिया पूर्वापेक्षा पेचीदा होती जाती है। अब वह अपने मन में स्वयं ही तरह तरह की कल्पनाएं करके नाटक के पात्र की तरह अनेक प्रकार के अभिनय करता रहता है। अनेक प्रकार की कल्पनाएं करता हुआ वह उनमें अपने को नायक मानता है। वह अपनी शक्ति और योग्यता के अनुसार तरह तरह की कठिनाइयों और समस्याओं की कल्पना करके उत्साह, साहस, धैर्य, परिश्रम के द्वारा उन पर विजयी बनने का स्वप्न देखता है। इस प्रकार की कल्पनाओं से वह विस्तृत संसार के साथ अपने को मिलाने का भाव ग्रहण करने लगता है। इस प्रकार एक नए दृष्टिकोण प्राप्त करके वह वास्तविक जीवन में भी साहस के कार्य करने का अभ्यास करने लगता है। इसलिए अभिभावकों को उचित है कि वे भी उस आयु में उसे ऐसे दृश्य दिखाएं और कहानी आदि सुनाएं जिससे वह श्रेष्ठ कल्पना करना और उनमें सत्साहस तथा सद्गुणों का परिचय देने वाली बातों का ध्यान कर सके। यह निश्चय है कि वे बालक प्राय उन्हीं बातों को बढ़ा चढ़ाकर सोचते हैं और उन्हीं का अनुगमन तथा कल्पना करते हैं जिन्हें वे किसी प्रकार देख या सुन चुकते हैं। किसी लेखक ने इस संबंध में एक उदाहरण देते हुए बताया है कि एक अंग्रेज कन्या को देखा गया कि वह अपनी गुड़िया को फूलों से ढककर घुटने टेक कर कुछ बड़बड़ाया करती थी। इसका कारण तलाश करने पर मालूम हुआ कि उसका एक भाई मर गया था। वह भी उसकी अंतिम क्रिया के समय मौजूद थी और सब विधि विधान को देखती रही। समय के प्रभाव से वह भाई के वियोग को तो भूल गई, पर उसके दफनाने के दृश्य का प्रभाव उस पर बना रहा और वह अपनी गुड़िया के साथ उसी प्रकार का अभिनय करती रही। इसलिए बालक कल्पना जगत में तरह तरह के विचार और कार्य तो स्वयं करता है, पर यदि बड़ी आयु वाले अभिभावक उसे संकेत से उत्तर आदर्श और श्रेष्ठ सामग्री देते रहें तो उसका विकास संतोषजनक तथा उपयोगी दिशा में होता रहेगा। बालक को छोटी आयु में ही सौंदर्य प्रिय बनना चाहिए। किसी न किसी प्रकार की सुंदरता का भाव उसके सम्मुख और मन में अवश्य आना चाहिए। इससे वह आगे चलकर सचित्र युक्त स्वभाव प्राप्त करने में सफल हो सकेगा। सौंदर्य प्रियता का स्वभाव हो जाने से उसकी दृष्टि अवगुणों, दोषों पर न पड़ेगी और वह पाप की बातों का विचार तथा अनुकरण करने से बचा रहेगा। फ्रांस के एक प्रसिद्ध दार्शनिक ने लिखा कि बाल्यावस्था में उसके पिता सुंदर पद्य और गाने सुनाया करते थे, जिनमें स्वर तथा भाव दोनों प्रकार की मधुरता होती थी। उनके प्रभाव से बालक के विचार और कल्पनाएं वे शुद्ध और श्रेष्ठ होती गईं और वह दार्शनिक बनने में सफल हो सका। इसी प्रकार बच्चों को सुंदर और सद्भावपूर्ण चित्र दिखाना भी उनके मन को अच्छी दिशा में मोड़ना है और वे उत्तम कल्पना करके उत्तम गुणों की तरफ झुकने लगते हैं। भगवान राम, कृष्ण, बुद्ध के जीवन से संबंध घटनाओं के चित्र बालकों के लिए शिक्षाप्रद होते हैं और उनमें धार्मिक प्रवृत्तियों में बीज बोते हैं, जबकि अश्लील अथवा विलासिता के भावों से युक्त चित्र उसी तरह की भावनाओं और कल्पनाओं को जन्म देते हैं। इसलिए हमको बालकों को चित्रों की पुस्तक देने में भी सावधानी से चुनाव करना चाहिए। मनोविज्ञान के अनुसार
विश्लेषण करने पर यह सिद्ध हो चुका है कि बालकों के व्यक्तित्व और विशेषताओं का अध्ययन उसके खेलों और प्रवृत्तियों से भी भली प्रकार किया जा सकता है। इस प्रकार कल्पना असहाय बाल्यावस्था में एक सहारा बनकर आती है। वह उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ाती है और भावी जीवन में मार्गदर्शन करती है। इस प्रकार बालक के सामान्य विकास में कल्पना का महत्वपूर्ण स्थान रहता है। कल्पना के सामान्य और सुरुचिपूर्ण विकास पर ही बालक का ठीक विकास निर्भर रहता है। कल्पना की वृद्धि तथा विकास के साथ ही अभिभावकों का कर्तव्य है कि वे बालकों को बीच बीच में वास्तविकता की झांकी भी कराते रहें। बड़े होकर कार्यक्षम तथा व्यवहारिक बनने के लिए कल्पना और वास्तविकता में सामंजस्य होना आवश्यक है। कल्पना से जो साहस, उत्साह, मनोबल उत्पन्न होता है, उसका प्रयोग वास्तविक जीवन में भी हो सके, उसका सदैव ध्यान रखना चाहिए।